आज हम लोग क्रिएटिविटी के थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सृजनात्मकता की प्रकृति और प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो जो प्रमुख सिद्धांत है उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ईश्वर प्रदत्त या दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के लिए सृजनात्मकता जो होती है ईश्वर या दैवीय प्रेरणा है, जो ईश्वर के प्रति जितनी आस्था रखता है और जितनी प्रेम भक्ति रखता है उसके अंदर क्रिएटिविटी जो होती है उतनी ज़्यादा होती है। तो इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, इसे निरस्त कर दिया गया। दूसरा है वंश परंपरा का सिद्धांत। वंश परंपरा का सिद्धांत ये बोलता है कि जो भी क्रिएटिविटी की क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है वो हमें हेरिडिटी में मिलती है। तो हेरिडिटी से हमें माता पिता हो गया, हमारे वंशजों से हो गया, हमारे पैतृजों से हो गया, जो गुण मिलते हैं उसी को हेरिडिटी की रूप में यहाँ पर संपादित किया गया। इसको शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा जो होता है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी जो होती है हेरिडिटी से मिलती है, ऐसा कहना था वंश परंपरा का सिद्धांत। तो हमने देखा कि ये ईश्वरीय बात करता है, जो ईश्वर में आस्था रखेगी उसको उसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी विकसित होगा। और ये वंश परंपरा का सिद्धांत। तीसरा होता है पर्यावरणीय सिद्धांत। पर्यावरणीय सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता केवल परंपरा से प्राप्त नहीं होती है, अपितु व्यक्ति अन्य मानवीय गुणों की तरह इसे भी अर्जित करता है। खुला, स्वतंत्र और लोकतंत्रीय पर्यावरण व्यक्ति की सृजनात्मकता के विकास में बहुत सहायक होते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एरिटी ने किया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति सृजनशील है अथवा नहीं, उसका पर्यावरण ही निर्माण करता है। इसके अनुसार सकारात्मक, उत्साहवर्धक और प्रेरणास्पद पर्यावरण व्यक्ति को सृजनशील बनाती है। तो ये बोलता है पर्यावरण सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अस्तर का सिद्धांत। अस्तर का सिद्धांत जो होता है इसका प्रतिपादन I.A. टेलर ने किया था। उन्होंने सृजनात्मकता के पांच उत्तरोत्तर स्तरों की बात की थी, मतलब एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इस तरह की बात की थी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था अभिव्यक्ति की सृजनात्मकता, यानी जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। सामने वाले का बिना ध्यान के बिना हम अपनी अभिव्यक्ति को जो व्यक्त करते हैं उसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की सृजनात्मकता। दूसरा है उत्पादन की सृजनात्मकता। इसमें जो इस तरह की जो क्रिएटिविटी होती है उसमें प्रोडक्शन का भाव ज़्यादा होता है। तीसरा है नव परिवर्तन की सृजनात्मकता। इस स्तर पर व्यक्ति किसी पुरानी वस्तु, विधि या प्रक्रिया को नए रूप में प्रस्तुत करता है। जो पहले से जो चीज़ें हैं उसमें कुछ नया परिवर्तन करके प्रस्तुत करता है, तो नव परिवर्तन की सृजनात्मकता बोलते हैं। उसके बाद खोज या अन्वेषण की सृजनात्मकता होती है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने अमूर्त चिंतन के द्वारा नए विचारों की या विचारों के द्वारा अमूर्त चिंतन के द्वारा नए विचारों की खोज करता है, तो उसे हम खोज या अन्वेषण की सृजनात्मकता कहते हैं। उसके बाद उच्च स्तर की सृजनात्मकता। इस स्तर की सृजनात्मकता सबके अंदर नहीं पाई जाती है, किसी में पाई जाती है, और जिसमें पाई जाती है वो समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी उच्च स्तर की सृजनात्मकता को रखते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। किसी स्पेशल ये का कवि है जैसे महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में एक उच्च स्तर की सृजनात्मकता को रखते हैं। तो इस तरह के बोलते हैं उच्च स्तर की सृजनात्मकता। इस तरह हमने देखा स्तर के सिद्धांत जो टेलर के द्वारा दिया गया था उसको चार भागों में बांटा गया। व्यक्ति की सृजनात्मकता, उत्पादन की सृजनात्मकता, नव परिवर्तन की सृजनात्मकता, खोज या अन्वेषण की सृजनात्मकता और उच्च स्तर की सृजनात्मकता। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्धगोलाकार सिद्धांत, हेमिस्फीयर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है मस्तिष्क की जो रचना है उसका जो राइट साइड अगर थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट होगा लेफ्ट साइड पर, तो ऐसे प्रवृत्ति के आदमी क्या होते हैं क्रिएटिविटी होते हैं। मतलब कि राइट साइड अगर थोड़ा सा बड़ा होगा और लेफ्ट साइड थोड़ा सा छोटा होगा तो क्रिएटिविटी होगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होगा वो बड़ा होगा और राइट साइड का थोड़ा सा छोटा होगा, तब ये लॉजिक या थिंकिंग का प्रोसेस जो होता है ज़्यादा होते हैं, बुद्धि का स्तर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्रिएटिविटी जो होते हैं राइट साइड वाले जो हेमिस्फीयर या जो ब्रेन होता है वो जो बड़ा होता है वो काम करता है। तो यह है अर्धगोलाकार सिद्धांत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट साइड से क्रिएटिविटी, राइट साइड अगर थोड़ा सा बड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा ब्रेन है तो उसका ये वाला साइड इस पर ज़्यादा हावी रहेगा तो क्रिएटिविटी होगा, और लेफ्ट वाला इस पर ज़्यादा हावी रहेगा तो लॉजिक या थिंकिंग या बुद्धि वाला जो
रहता है वो ज़्यादा हावी रहता है। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो होता है फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार जो हमारी जो क्रिएटिविटी है अर्धचेतन अवस्था में, दबी हुई अवस्था में रहती है, और जब हम उस चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं तो दबी हुई अवस्था से हट करके हम चेतन की अवस्था में आते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम क्रिएटिविटी एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसा कहना था फ्राइड का। तो आज हमने जाना कि थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या है। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो क्रिएटिविटी है उसके नेचर के, प्रकृति को समझने के लिए दिए गए हैं कि उसके प्रोसेस को और उसकी प्रकृति को हम अच्छी तरह समझ सकें। इस तरह हमने जाना है कि इन्होंने जो कुछ यहाँ पर 6 थ्योरी की हमने बात की है। आई थिंक आपको समझ में हो। थैंक यू सो मच।